हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। कल हम 11th क्लास के लेसन नंबर 10 कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन के अंतर्गत कोशिका विभाजन के प्रकारों में थर्ड अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें हमने अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट का पूरा कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। आज हम देखते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन सेकेंड, क्योंकि जो अर्धसूत्रीय विभाजन है वो दो चरणों में होता है, अर्धसूत्रीय फर्स्ट और अर्धसूत्रीय सेकेंड। तो पिछले वीडियो में हम अर्धसूत्रीय फर्स्ट के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज देखते हैं बेटा अर्धसूत्रीय विभाजन सेकेंड। देखो, कल के वीडियो में हमने अध्ययन किया कि अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट के द्वारा दो पुत्री कोशिकाएं बनी थी, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में आधी होती है। अर्थात अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट कैसा होता है? न्यूनकारी विभाजन होता है, जिसके द्वारा निर्मित पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है। तो देखिएगा, अर्धसूत्रीय विभाजन सेकेंड, यह विभाजन समसूत्रीय विभाजन के समान होता है। किसके समान होता है बेटा? समसूत्रीय विभाजन के समान। ठीक है, जब समसूत्रीय विभाजन के समान होगा तो इस विभाजन में जो कोशिकाएं एंटर करेगी, ठीक है, उनसे निर्मित पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो जनक की तुलना में जनक कोशिका के क्या होगी? समान होगी। ठीक है, अर्थात इसमें अगुणित कोशिकाएं एंटर करती है, जिसके फलस्वरूप जो नई पुत्री कोशिकाएं बनेगी उनसे, तो वो भी कैसी होंगी? अगुणित ही होंगी। तो देखिएगा ये विभाजन किस प्रकार होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रक विभाजन के बारे में, उसके बाद में देखेंगे कोशिका द्रव विभाजन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं केंद्रक विभाजन। सेकेंड, तो केंद्रक विभाजन सेकेंड की यहां पर फर्स्ट प्रावस्था है प्रोफेज सेकेंड। यह इसे पूर्वावस्था सेकेंड भी कह देते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट से निर्मित पुत्री कोशिकाएं किस में प्रवेश करती है? अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड के मध्य जो अवकाश होता है, गैप होता है, ठीक है, वो कहलाता है इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेज नहीं होती है, या यदि होती है तो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन उस इंटरफेज अवस्था में डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए डायरेक्टली केंद्रक विभाजन प्रारंभ हो जाता है, जिसकी फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज सेकेंड। इसकी समस्त प्रावस्थाएं समसूत्रीय विभाजन के समान होती है। तो यहाँ पर इस प्रोफेज सेकेंड में वही केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना प्रारंभ हो जाएगी, केंद्रिका विलुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमें दो कोशिकाएं देखी, क्योंकि 2 सेल्स थे, इसीलिए 2 सेल्स लेनी पड़ेगी। अर्धसूत्रीय फर्स्ट की समाप्ति के पश्चात जो दोनों सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड में भाग लेती हैं। तो यहाँ पर प्रोफेज सेकंड में केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना प्रारंभ हो जाएगी, केंद्रिका विलुप्त होना प्रारंभ हो जाती है।
प्रोफेज सेकंड। यहां देखो इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों विलुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। तो विलुप्त होती हुई केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली यहाँ पर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। जो गुणसूत्र है, ठीक है, उनमें से आधे गुणसूत्र तो एक कोशिका में, आधे गुणसूत्र दूसरी कोशिका में होते हैं। अर्थात ये दोनों कोशिकाएं कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। कैसी होती है दोनों कोशिकाएं? अगुणित। तो यहाँ पर जो तारकाएं हैं वो भी विभाजन के द्वारा पुत्री तारक केंद्रों में विभक्त हो जाएगा और ये पुत्री तारक केंद्र अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट है अगली प्रावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड। या इसे मेटाफेज सेकंड कहते हैं। यहां देखो जो तर्कतंतुओं का निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन पृष्ठ के षटकोण पर बनते हैं। तो जो मेटाफेज प्लेट है यह मेटाफेज प्लेट भी पूर्ववर्ती मेटाफेज प्लेट के समकोण पर रहेगी। तो इस मेटाफेज प्लेट पर यह है मेटाफेज प्लेट, इस मेटाफेज प्लेट पर गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हो गए तारक केंद्र। मेटाफेज प्लेट हो गई, गुणसूत्र, ये है गुणसूत्र की भुजाएं। गुणसूत्र बिंदु, अगली प्रावस्था थर्ड एनाफेज सेकंड, या इसे पश्चावस्था सेकंड भी कहते हैं।
यहाँ पर सेंट्रोमियर में विभाजन हो जाता है। तंतु तंतुओं में खिंचाव होगा। अंतरावल सूत्रीय तंतुओं का निर्माण जिससे प्रतिकर्षण होगा। ये हो गए तंतु तंतु। चौथी स्टेज टीलोफेज सेकेंड, या इसको अंत्यावस्था सेकेंड भी कहते हैं।
देखिए यह है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की विभिन्न प्रावस्थाएं। किसकी? केंद्रक विभाजन की। तो यहाँ देखो केंद्रक विभाजन की पहली प्रावस्था है बेटा प्रोफेज सेकंड या पूर्वावस्था सेकंड। इस प्रावस्था के अंतर्गत जो अर्धसूत्री विभाजन पष्ट है उससे निर्मित दोनों पुत्री कोशिकाएं इसमें भाग लेती हैं। तो सबसे पहले दोनों पुत्री कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना प्रारंभ हो जाती है, केंद्रिका विलुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। जो गुणसूत्र थे वो गुणसूत्र जल बाहर निकलने से छोटे व मोटे दिखाई देने लगते हैं तथा जो सेंट्रियोल है उस सेंट्रियोल का विभाजन भी जो तारक केंद्र है इस तारक केंद्र क्या होते हैं अपने अपने ध्रुव की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट अगली प्रावस्था है मध्यावस्था सेकंड या मेटाफेज सेकंड। तो यहाँ देखो इस प्रावस्था में जो केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना प्रारंभ हो गई थी, केंद्रिका विलुप्त होना प्रारंभ हो गई थी, इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली में केंद्रिका पूर्णतः विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो गया था, यहाँ पर तर्कु तंतुओं का निर्माण पूर्ण हो जाता है। दोनों तारक केंद्र अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करते हुए अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो तर्कु तंतु बनते हैं ये तर्कु तंतु अर्धसूत्री विभाजन पष्ट के समकोण पर बनते हैं, क्योंकि जो मेटाफेज प्लेट है ये भी पूर्ववर्ती मेटाफेज प्लेट के समकोण पर बनती है। तो जो गुणसूत्र है ये गुणसूत्र इस मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो गुणसूत्र इस मेटाफेज प्लेट पर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु तो मेटाफेज प्लेट पर, गुणसूत्र बिंदु तो कहाँ होते हैं बेटा मेटाफेज प्लेट पर, तथा इन गुणसूत्रों की जो भुजाएं हैं वो ध्रुवों की ओर होती है। भुजाएं कहाँ होती है? ध्रुवों की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर गुणसूत्रों का यदि हमें अध्ययन करना है तो गुणसूत्रों के अध्ययन के लिए जो मेटाफेज अवस्था बेस्ट होती है। नेक्स्ट अगली प्रावस्था आती है एनाफेज सेकंड या पश्चावस्था सेकंड। इस प्रावस्था में क्या होगा कि जो गुणसूत्र हैं इन गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु अर्थात सेंट्रोमियर में विभाजन होते हैं और विभाजन के द्वारा अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो ये है बेटा अर्ध गुणसूत्र। तो यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स है इन क्रोमेटिड्स का विभाजन हो जाता है जिसके फलस्वरूप अर्ध गुणसूत्र बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्ध गुणसूत्र बने तो जो डीएनए उस डीएनए की मात्रा कैसी हो गई? आधी हो जाती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन पष्ट के द्वारा निर्मित जो पुत्री कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक के डीएनए की मात्रा जनक के समान होती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या जनक से आधी होती है। ठीक है, तो वहां पर डीएनए की मात्रा तो जनक के समान थी लेकिन गुणसूत्रों की संख्या कैसी थी? हाफ थी। तो यहाँ पर जो डीएनए होगा गुणसूत्रों में, ठीक है, वो डीएनए कैसा हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाफ। तो यहाँ पर अर्ध गुणसूत्रों में डीएनए की मात्रा आधी होती है। तो इस प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु में विभाजन के कारण अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तर्कु तंतुओं में खिंचाव होता है। तर्कु तंतुओं में खिंचाव के कारण जो अर्ध गुणसूत्र है वो अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ये अर्ध गुणसूत्र इस ध्रुव की ओर गति कर रहा है, ये अर्ध गुणसूत्र इस ध्रुव की ओर गति करता है। तो ये जो अर्ध गुणसूत्र है अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करते हैं, जो कि तर्कु तंतुओं में संकुचन प्रारंभ होते हैं। तो इस प्रकार की जो गति जो एनाफेज अवस्था में होती है एनाफेजिक मूवमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? एनाफेजिक मूवमेंट। अगली प्रावस्था आती है टेलोफेज सेकंड या इसे अंत्यावस्था सेकंड भी कहा जाता है। इस प्रावस्था में जो अर्ध गुणसूत्र है अपने अपने ध्रुवों की ओर गति कर रहे थे वो अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली वह केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप एक ही कोशिका में
दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। और ये दोनों केंद्रक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित। क्योंकि शुरुआत में केंद्रक कैसा था? अगुणित था। सब सूत्रीय विभाजन हो रहा है, इसीलिए जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो जनक के समान होगी। तो यहाँ पर जनक कोशिकाएं, ये कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो ये इसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होने के फलस्वरूप जो पुत्री कोशिकाएं बनेगी उनमें भी कैसा होगी? गुणसूत्रों की संख्या अगुणित ही होगी। तो यहाँ देखिएगा जो प्रत्येक कोशिका है, ये प्रत्येक कोशिका द्विकेंद्रक की हो जाती है। जो केंद्रक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेलोफेज की समाप्ति के पश्चात एक ही कोशिका में दो केंद्रक दिखाई देने लग जाते हैं। इसके पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन सेकंड होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन सेकंड। और हम कोशिका द्रव्य विभाजन पहले भी पढ़ा चुके कि पादपों में कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका प्लेट निर्माण विधि के द्वारा तथा जंतुओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन खांच निर्माण विधि के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट समझा रहे हैं कि ये जो कोशिका थी, इस कोशिका में आगे कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य के विभाजन के द्वारा इस कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी, तो इस कोशिका से भी दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती है, ठीक है। तो इस विभाजन के अंत में चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक की तुलना में आधी रह जाती है। तो हमने अर्धसूत्री विभाजन प्रश्न में ये पढ़ाया था कि वहां पर हमने द्विगुणित कोशिका ली थी, जो कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की समाप्ति के पश्चात अगुणित पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, क्योंकि युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। तो ये था बेटा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। कैसा था? अर्धसूत्री विभाजन। अब यदि हम अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के यदि महत्व देखें, क्या देखें? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के महत्व देखें, तो जो अर्धसूत्री विभाजन है इसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मक निर्माण के कारण यह लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं, ठीक है, अर्थात जिन जीवों में लैंगिक जनन होता है उन जीवों में यह गुणसूत्रों की संख्या को बनाए रखता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो अर्धसूत्री विभाजन है, इस अर्धसूत्री विभाजन पष्ठ की जो पैकेटिन उपावस्था है, प्रोपेज पष्ठ की पैकेटिन उपावस्था में जीन विनिमय की क्रिया होती है और जीन विनिमय की क्रिया के कारण जो संतति है उस संतति में विभिन्नताएं आती हैं, ठीक है। और ये जो विभिन्नताएं हैं, इन विभिन्नताओं के एकत्रीकरण के फलस्वरूप कालांतर में जाकर एक नई प्रजाति का निर्माण होता है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है वो नई जातियों के विकास में भी सहायक होता है। तो ये कुछ महत्व थे किसके बेटा? अर्धसूत्री विभाजन के। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।